गाइस, आज का जो टॉपिक है दैट इज पार्लियामेंट अटैक 2001। 25 साल बाद लेसन सीखें, भूल गए। आइए जानते हैं, एक बार फिर से याद करते हैं पार्लियामेंट अटैक 2001 को। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के डेमोक्रेसी के सबसे काले दिनों में एक दिन के बारे में। और वो दिन है 13 दिसंबर 2001। 13 दिसंबर 2001 इस दिन की हम बात करने वाले हैं। उस दिन को हम एक बार फिर से याद करने वाले हैं। और जितने लोग अगर भूल भी गए हैं तो मैं एक बार फिर उनको याद दिलाने वाली हूँ इस दिन की। साथ ही साथ आप इस दिन से जुड़े, इस टॉपिक से जुड़े जो भी फीडबैक्स या ओपिनियन आपके साथ हैं या फिर आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप जरूर शेयर करते रहें। तो इंडियन पार्लियामेंट पर हमला। आज इस घटना को पूरी पूरी 25 साल हो चुके हैं ऐसे में। और आज जब मैं आप सभी के लिए लाइव लेकर आ रही हूं तो सोशल मीडिया पर टोटल 69,000 प्लस ट्वीट्स लगातार इस इंसिडेंट को लेकर चल रहे हैं। वेल कुछ याद कर रहे हैं तो कुछ भड़क रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं सवाल तो कुछ इस पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। तो इसी तरीके से आज हम भी इस लाइव में इस मंजर को, उस इंसिडेंट को एक बार फिर दोहराएंगे, याद करेंगे और इस पर अपने अपने विचार रखेंगे। क्या हमने पार्लियामेंट अटैक से कुछ सीखा है या सिर्फ और सिर्फ यादें मानकर हम आगे बढ़ गए हैं? आज का लाइव सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आज का जो लाइव है वो हम सवाल पूछने के लिए रख रहे हैं। आज आप भी सवाल पूछिए, मैं भी सवाल पूछूंगी और हम मिलकर अपने कंक्लूजन्स, अपने ओपिनियंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिसी पर आज हम सवाल करेंगे, इंडियन पॉलिटिक्स पर सवाल करेंगे, मीडिया पर सवाल करेंगे और हम सब पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी कि सब पर सवाल उठाएंगे। क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछे गए तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री रह जाएगी और ये हिस्ट्री कभी भी वापस से रिपीट हो सकती है। तो वैसे में सवाल पूछना, सवाल करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। आखिरकार 13 दिसंबर को क्या हुआ था? 13 दिसंबर 2001 की बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि 13 दिसंबर 2001 सुबह के लगभग 11:40 बजे इंडियन पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। एमपीज, मिनिस्टर्स, सिक्योरिटी स्टाफ सभी मौजूद थे और तभी 5 आर्म्ड टेररिस्ट फेक गवर्नमेंट स्टिकर्स के साथ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में घुस जाते हैं। ऑटोमेटिक वेपन्स, ग्रेनेड्स, सब कुछ निकाल लेते हैं और निकालने के बाद वहां पर अटैक शुरू हो जाता है। टारगेट एक्चुअल में क्या था? तो टारगेट था इंडिया की लोकतांत्रिक नींव, यानी कि पार्लियामेंट सबसे बड़ी टारगेट थी इस वक्त की टेररिस्ट की। उनका प्लान था एमपीज को होस्टेज बनाना और या ज्यादा से ज्यादा खून खराबा करना, इंडिया को डिस्टेबलाइज करना। ये इनके चाल थे, इनकी साजिश थी। लेकिन हीरोज जिन्होंने इस इंसिडेंट को होने से रोका, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, पार्लियामेंट सिक्योरिटी, नौजवान शहीद हुए थे इस दिन। लेकिन सब सब के सब जो कि 5 आतंकवादी मिलकर उन्होंने ये साजिश की थी, वो सारे के सारे आतंकवादी ऑन स्पॉट मार दिए गए थे। अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच सक्सेसफुल होता तो सोचिए इंडिया का फ्यूचर किस अंधेरे में चला जाता। आप सभी इमेजिन भी नहीं कर सकते होंगे एक्चुअली कि अगर ये इंसिडेंट वाकई में, अगर जो शातिर टेररिस्ट सोच कर आए थे, अगर उन्होंने ये मंजर को अंजाम दे दिया होता तो वाकई में क्या हो जाता और क्या से क्या हो जाता। लेकिन थैंक्स टू आवर हीरोज जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना उनसे लड़ गए, भिड़ गए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इंडिया का फ्यूचर कहीं ना कहीं अंधेरे में चला जाता, लेकिन आखिरकार हीरोज ने सक्सेसफुली इसे रोक दिया और हमारे देश को बचाया। आखिरकार इसके पीछे कौन था? इस पूरी साजिश के पीछे कौन था? किसने ये पूरी चीजें प्लान की थी? तो आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, दोनों ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान बेस्ड, पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से प्रोटेक्शन पाने वाले, ये कोई एलिगेशन नहीं था। ये एक एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन था जो कि अंजाम दिया गया था। ऐसे में इंडिया ने प्रूफ दिया था कि कॉल रिकॉर्ड्स, कन्फेशंस,
टेरर फंडिंग्स, ये सारी चीजें, ट्रेल्स जो है वो सभी दुनिया को दिखाई गई थी कि ये क्या चल रहा है। पाकिस्तान वंस अगेन डिनाइंग, डिफ्लेक्टिंग एंड डीलिंग, और पाकिस्तान हमेशा की तरह डिनाई करता हुआ नजर आया, डिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आया और डीले करता हुआ नजर आया। ऐसे में पाकिस्तान की बात करूं तो डिनायल एज स्टेट पॉलिसी का क्या कहना है? तो दोस्तों यहाँ एक बात बहुत ही ज्यादा सीधी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बिगेस्ट एक्सपोर्ट क्या रहा है? दैट इज 1980s के बाद डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं, इकोनॉमिक मॉडल तो था ही नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था पाकिस्तान में। डिनायल प्लस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो हर अटैक के बाद नॉन स्टेट एक्टर्स, वी कंडेम टेररिज्म, नो एविडेंस, पर लगातार ये सवाल खड़े होते थे। ऐसे में अगर टेररिस्ट पाकिस्तान से आए, ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई, फंडिंग अगर पाकिस्तान के द्वारा की गई, तो जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? जाहिर सी बात है पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान के इन कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो कि लगातार ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को, ही बचपन से ही उन्हें सिखाते हैं और अगेंस्ट करते हैं, साफ तौर पर जिम्मेदार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान से जब भी सवाल किया गया वो हमेशा से डिनाई करता हुआ नजर आया। ऐसे में 25 साल में क्या सीखा पाकिस्तान ने, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सच बोलूं या तो एक्चुअली में अगर मैं 25 साल की बात करूं और पाकिस्तान ने अगर कुछ सीखा है, तो वो सीखा है सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, जीरो बट्टा सन्नाटा। एक्चुअली पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा है। 2001 के बाद की बात करूं तो 2008 मुंबई में मुंबई अटैक, पठानकोट, यूआरआई, पुलवामा, पैटर्न सब में सेम था। अटैक इन इंडिया, वर्ल्ड प्रेशर, टेम्पररी अरेस्ट, क्वाइट रिलीज, सेम ग्रुप एक्टिव अगेन एंड अगेन, बार बार इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया और बार बार टेररिस्ट आए और अटैक करते हुए नजर आ रहे थे। ये कोइंसिडेंस तो किसी तरीके का नहीं हो सकता, डेफिनेटली ये एक पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी थी। पाकिस्तान ने टेररिज्म को फॉरेन पॉलिसी टूल बनाया, डोमेस्टिक डिस्ट्रैक्शन बनाया और मिलिट्री रेलेवेंस बचाने का तरीका बनाया। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने इस पॉइंट्स के बेसिस पर हमला किया, अटैक किया और हर जगह कहीं ना कहीं दंगा फसाद फैलाने की कोशिश की। इंडिया का रिस्पॉन्स इस पर क्या था? तो आपको बता दूं कि इंडिया का रिस्पॉन्स इस पर स्ट्रॉन्ग और रिएक्टिव था। इससे पहले आप लोगों के कुछ व्यूज को भी जरूर सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। सो लॉलीपॉप, ओके, माय नेम इज स्निग्धा और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त। और हर दिन बिंदास भारत पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको मैं हर दिन एक नए टॉपिक के साथ एडुकेट करूंगी, अवेयर करूंगी। Hi, Al Samad. Okay, you are writing I'm from Canada. I randomly connected to your live. Where are you from? So I'm from Delhi और हम बिंदास भारत के जरिए लेटेस्ट अपडेटेड टॉपिक्स पर कनेक्ट होते हैं। और आई अवेयर एवरीवन। स्माइल क्या कह रहे हैं? नेहरू बिल्ट इंडिया व्हेन देयर वाज नथिंग टू बिल्ड विथ, नो इंडस्ट्री, नो कैपिटल, नो इंस्टीट्यूशन, नो टेक, दस पॉवर्टी, refugees and chaos. Yet he kept India democratic, united, non-aligned. Yes, actually, Smile is again adding on, and future-oriented steel, cement, dams, IIT, scientific manpower, civil services, parliamentary norms, all foundational capacity came from his era. Without computers or the internet, today's past. एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्चुअली वो एरा भी एक अलग एरा था जिसमें शायद इतनी तकनीकी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां पर काफी वेल सिचुएशंस जो हैं काफी बेटर थे। गोल्डी वदवा, हाय, वेलकम टू बिंदास भारत। आदित्य लिख रहे हैं नेहरू गेव पीओके एक्साई चीन संगम वैली, नेहरू डिस्ट्रॉयड इंडिया इकोनॉमिक पोटेंशियल अंडर लाइसेंस राज। ओके, स्माइल कह रहे हैं इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ओनली बिकॉज दैट base already existed. Modi didn't inherit a broken colony. Okay, 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 guys. Manish, hello, hello. Welcome to Bandas Bharat. Okay. सो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक और हम अपने टॉपिक पर फिर से आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी तक मैंने आपको बताया कि आखिरकार 25 साल में पाकिस्तान में क्या बदलाव आ गया या क्या सीखा। तो आपको मैंने बताया कि 25 साल में पाकिस्तान ने जीरो बटा सन्नाटा सीखा है और कुछ भी
एक्चुअली उनमें बदलाव नहीं देखने को मिला है, तो एक्चुअली कुछ नहीं, इट्स ज़ीरो, निल। अगर मैं इंडिया के रिस्पॉन्स की बात करूँ कि पाकिस्तान की हरकतों पर क्या रहा है इंडिया का रिस्पॉन्स, तो पार्लियामेंट अटैक के बाद ऑपरेशन प्रकरम, 10 मंथ्स मिलिट्री मोबिलाइजेशन और बॉर्डर पे आर्मी हमेशा तैनात, हमेशा रेडी। जो पर रिजल्ट इस पर क्या रहा है, तो कोई डिसिसिव एक्शन नहीं हुआ, नो लॉन्ग टर्म डेटरेंस रही, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट भी नहीं रहा। तो इन सब पे ये रिजल्ट एक्चुअली आए हैं जो इंडिया ने लिया था एक्शन। ये सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है कि क्या इंडिया तब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकता था? क्या लगता है आप सभी मेरे लाइव ऑडियंसेस को कि पार्लियामेंट अटैक जो 2001 में हुई थी, जो कि 5 टेररिस्ट ने, पाकिस्तानी 5 टेररिस्ट ने मिलकर किया था, क्या उन पर उससे भी ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जा सकता था इंडिया की तरफ से? तो आप अपने ओपिनियन, अपने जवाब मुझे लाइव में ज़रूर लिखकर बताएँ। अगर ये ब्लेम गेम नहीं है, तो क्या ये पॉलिसी इवैल्यूएशन है? आखिरकार ये क्या चल रहा है? कोई ब्लेम गेम चल रहा है या कोई पॉलिसी इवैल्यूएशन चल रहा है? ओके, गोल्डी वतवा लिख रहे हैं यस। ओके, एक्शंस और भी ज़्यादा बेटर लिया जा सकता था। ओके, अलोन कह रहे हैं मैम मुझे ये सब प्री प्लान लगता है, कोई भी बड़ा हमला ऐसे कैसे हो सकता है? डेफिनेटली इट वाज़ अ प्री प्लान्ड, और जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी, उनकी प्लानिंग तो पूरी तरीके से पार्लियामेंट को उड़ाने की थी और नेताओं को मॉब करने की थी। लेकिन यहाँ पर हमारे हीरोज़ ने इस इंसिडेंट को अंजाम देने से बचाया है और उन पाँचों के पाँचों टेररिस्ट को सीधे मौत के घाट उतारा है। तो थैंकफुली ये इंसिडेंट काम नहीं हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ जवान इस इंसिडेंट में मारे गए। वो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन था। ऐसे में अब आते हैं टॉपिक पर और आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स वर्सेस जस्टिस की बात करें, तो इस अटैक के बाद अफजल गुरु कन्विक्टेड, लीगल प्रोसेस कंप्लीट, 2013 में एग्जीक्यूशन, पर इस केस को पॉलिटिक्स ने हाईजैक किया। ह्यूमन राइट्स के नाम पर कंफ्यूजन फैलाया गया लगातार, विक्टिम्स भूल गए, विक्टिम्स को भुला दिया गया। सवाल अब ये है कि क्या हम टेररिस्ट के राइट्स पर ज्यादा बोले और शहीद जवानों पर कम? क्या लगता है, टेररिस्ट के राइट्स पर हमें ही ज्यादा बातें करनी चाहिए या फिर उन शहीद जवानों पर जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उस अटैक के दौरान? मीडिया एंड मेमोरी लॉस, आज पार्लियामेंट अटैक एनिवर्सरी पर कुछ डिबेट्स, कुछ ट्वीट्स, कुछ इमोशनल पोस्ट्स, क्या ये काफी है? और कल साइलेंस, कल फिर से वही चुप्पी, वही सन्नाटा। कल फिर से मीडिया को टीआरपी चाहिए, परमानेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, पाकिस्तान को मेमोरी लॉस का फायदा मिलता है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से हम आज कहीं ना कहीं उसकी एनिवर्सरी अटैक पर उसे एक बार याद कर लेंगे, थोड़े पोस्ट कर लेंगे, उसके बारे में ट्वीट कर देंगे, आज डिस्कशन कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे और याद कर लेंगे। लेकिन कहीं न कहीं कल फिर वही होगा कि हम उसे भूल जाएँगे, उस अटैक को भूल जाएँगे, उन विक्टिम्स को भूल जाएँगे जो बेगुनाह थे, जो मारे गए। सो दिस इज़ एक्चुअली नॉट फेयर, और इस मेमोरी लॉस की वजह से कहीं न कहीं पाकिस्तानियों को बहुत फ़ायदा मिला है और मिलता रहा है। क्योंकि जो नेशन भूल जाती है, उस पर अटैक दोबारा होता रहता है। और अक्सर हमने देखा है कि ये एक बार नहीं था, बल्कि कई बार इस तरह के कई अटैक्स हुए हैं। तो जो चीज़ें भूल दी जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो दोबारा होती ही रहेगी। तो ऐसे में इसे भूलने की बजाय हमें अपने अंदर का फायर हमेशा से ऑन रखना चाहिए। 69,000 ट्वीट्स आखिरकार क्यों? बहुत बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं इस पर। आज 69 ट्वीट्स क्यों? क्योंकि यूथ सवाल पूछ रहा है, ओल्ड नैरेटिव्स चैलेंज हो रहे हैं, पाकिस्तान की हिपोक्रेसी जो है वो टोटली एक्सपोज की जा रही है। ट्वीट्स बोल रहे हैं, नेवर फॉरगेट, नो टॉक्स विद टेरर, अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट। तो ये लगातार ट्वीट्स जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इस पर इस तरीके से यूथ सवाल कर रहे हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ये कहीं न कहीं कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन है जो हमें ट्वीट्स के ज़रिए देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में सिर्फ आज के दिन ट्वीट करके, पोस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इस एंगर को हमेशा से जगाए रखें और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की
जो इस तरीके की हरकतें हैं उसको ना भूलें, तो ये बहुत हद तक आगे काम करेगी। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। एंड ग्लोबल कम्युनिटी डबल स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो अमेरिका, यूरोप और यूएन हर अटैक के बाद स्टेटमेंट्स, कंडेम्पशन, कैंडल डिप्लोमेसी, यही चलता रहा है। और पर इस पर एक्शन जो नहीं हुआ है वो है हाफिज सईद, जो कि बिल्कुल खुलेआम फ्री है, मसूद अजहर जो कि गायब है, इनविजिबल है, फंडिंग चैनल्स अलाइव ही नहीं है। तो इस तरीके से इस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, इस पर स्टिल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सवाल ये है कि क्या ग्लोबल पावर्स को टेरर तभी दिखता है जब उनके शहर जाते हैं? क्या वाकई में ग्लोबल पावर्स इसे तभी कहीं ना कहीं दिखाते हैं जब अटैक उनके शहर पर हो? व्हाट से गाइस, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान के अंदर की हकीकत की बात करें, तो पाकिस्तान के आम लोग महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लड्स, एजुकेशन क्राइसिस पर कहीं ना कहीं स्टेट जो है वो बहुत ही बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। पाकिस्तानियों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है, उनके साथ महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स की क्राइसिस है, एजुकेशन की क्राइसिस है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो फेस कर रहे हैं। पर अगर स्टेट फोकस करें, तो इंडिया ऑब्सेशन, मिलिट्री नैरेटिव, इंडियन एनिमी, कश्मीर इशू, स्ट्रैटेजिक डेप्थ, टेरर ग्रुप्स को प्रॉक्सी टूल्स बनाया और डोमेस्टिक एंगर डाइवर्ट करने के लिए उसे यूज किया। अब इसका नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तानियों को खुद, पाकिस्तान को खुद हो रहा है इसका नुकसान कहीं ना कहीं। अब आप सभी को बता दूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है फॉर इंडिया वो क्या है। टेरर को पॉलिटिकल लेंस से कभी नहीं देखना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी इज इक्वल टू पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर, हमेशा से नेशनल सिक्योरिटी जो है वो पार्टी और पॉलिटिक्स से हमेशा ऊपर होना चाहिए। मेमोरी को इंस्टीट्यूशनल बनाना, म्यूजियम्स, स्कूल करिकुलम और एनुअल नेशनल डिस्कशन, कहीं ना कहीं जो हम मेमोरीज भूल जाते हैं उसको स्कूल डिबेट्स में, करिकुलम एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को बार बार अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने फैमिली में भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, हम भी अपने लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। हेलो शिवेंद्र, हाय, वेलकम टू बंदाज भारत। हाय मंजुनाथ, वेलकम। डिप्लोमेसी प्लस डेटरेंस दोनों होनी चाहिए, सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें दिखने चाहिए। विक्टिम्स को सेंटर में हमेशा रखो, जवान, उनके परिवार, नैरेटिव्स का कोर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वो जवान जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने जान गंवा दी, तो हमें उन्हें भी कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा उन्हें याद रखना चाहिए, उनके बलिदान को याद रखना चाहिए। इनफैक्ट करेंटली भी जो अ, जवान हमारे लिए खड़े हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उन्हें भी हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। तो आखिर में पाकिस्तान क्रिटिसिज्म नॉट हेट, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये क्रिटिसिज्म पाकिस्तान के आम लोगों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। इस साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी आम लोगों के खिलाफ नहीं है। ये क्रिटिसिज्म पाकिस्तान के टेरर सपोर्टिंग स्टेट के लिए है। जो टेरर को सपोर्ट कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, और उनके लिए है खास तौर पर जो टेरर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है। पाकिस्तान को डिसाइड करना होगा, टेरर या फ्यूचर। किसी एक चीज को पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा, क्या वो टेरर ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर उन्हें कोई फ्यूचर भी चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म में ही गुजार देना है। आर्मी कंट्रोल या फिर डेमोक्रेसी, डिनाइल या फिर रिफॉर्म, इंडिया कब तक आखिरकार टारगेट बनता रहेगा पाकिस्तानियों का? तो वैसे में आप सभी को मैंने बताया कि पूरी तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि क्या रहा है पूरा केस, कैसे कैसे पाकिस्तानियों ने अंजाम दिया है इन चीजों पे। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि 25 साल बाद जो सवाल ये नहीं है कि हमला किसने किया, बल्कि सवाल ये है कि अगर कल फिर हुआ तो क्या हम ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं पहले से? अगर कल फिर से इस तरीके के हमले होते हैं और फिर से टेररिस्ट पार्लियामेंट पर अटैक करने आ जाते हैं, तो क्या हम पहले से इसके लिए तैयार हैं? क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? और क्या पाकिस्तान को अभी भी बेनिफिट और डाउट मिलेगा?
तो लगातार ये सारे सवाल हैं। अगर बात करें कंक्लूजन पर, तो दोस्तों पार्लियामेंट अटैक एक इंसिडेंट कभी नहीं रहा है, इंसिडेंट नहीं था, वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी वार्निंग थी, जिसे बचा लिया गया और आगे हम इससे बैठकर रिलैक्स नहीं हो सकते, ना ही भूल सकते हैं, बल्कि कहीं न कहीं हमें प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक वार्निंग की तरह था। आगे कभी भी इस तरह की कोई भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हमेशा से तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे में वार्निंग था, टेरर सिर्फ बॉर्डर इशू नहीं है, ये आइडियोलॉजी है, ये स्टेट सपोर्टेड इकोसिस्टम है। अ, आज अगर हम सिर्फ कैंडल्स जलाकर, ट्वीट्स लिखकर कल को अगर भूल जाते हैं, तो वाक़ई में हम पूरी तरीके से उसके ज़िम्मेदार होंगे कि अगर हम आज ट्वीट कर रहे हैं उसकी एनिवर्सरी पर, अगर हम आज बातें कर रहे हैं और कल के डेट में उसको हम भूल जाएँगे, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसके ज़िम्मेदार हैं। और आप सभी को यही बोलूँगी कि आप सभी याद रखो कि शांति की सबसे बड़ी दुश्मन भूल है। यानी कि अगर हम शांत हो जाएँगे और अगर हम भूल जाएँगे, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन कहीं न कहीं सॉरी साबित होगा। अगर आप चाहते हो स्ट्रॉन्ग इंडिया, सिक्योर फ्यूचर और ऑनेस्ट डिबेट, तो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि लोग भी अवेयरनेस रहे, ताकि लोगों को भी फिर से वो दिन याद रहे और कहीं न कहीं वो भूल ना जाए इस दिन को। और आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी के मन में कई सारे विचार, ओपिनियंस इस टॉपिक से रिलेटेड आ रहे होंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आखिरकार आप किस तरीके से पार्लियामेंट अटैक 2001 को देखते हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? अपने जो कमेंट्स में लाइव के दौरान लिखते रहें। और आपके लिए मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्निग्धा हमेशा से ऐसे टॉपिक्स लेकर आती हूँ जिसमें आपको अवेयरनेस क्रिएट करती रहूँ और आपको जागरूक करती रहूँ। लेकिन साथ ही साथ आपकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी अवेयरनेस क्रिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाकर शेयर करके, और सबके बीच, इनफैक्ट आपके घर में भी बच्चे होंगे, उनके बीच भी अवेयरनेस क्रिएट करें, उन्हें भी जागरूक करें, उन्हें भी बचपन से ही बताएँ और सिखाएँ कि क्या फैक्ट्स रहा है और किस तरीके से इंडिया ने स्ट्रगल किया है और क्या कुछ एक्चुअली हमारी हिस्ट्री रही है। ऐसे में आप सभी को यही बता दूँ कि ये लाइव का, आज का ये लाइव यही यही मकसद था कि आप सभी को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। आप लोग अवेयर हो जाएँ इस टॉपिक को लेकर पूरी तरीके से, जो शायद अगर नॉलेज कोई आधी-अधूरी हो, तो आपको मैंने पूरी तरीके से रिसर्च के ज़रिए आपको मैंने पूरे इन्फॉर्मेशंस पहुँचाए हैं। आप सभी को यही बोलना चाहूँगी, पार्लियामेंट अटैक 25 साल, लेसन सीखे या भूल गए? ये अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप सबसे यही बोलना चाहूँगी। 25 साल का पार्लियामेंट अटैक जो था, क्या आप सभी अभी भी उसको याद रखते हैं या फिर भूल गए हैं? तो ऐसे में आपको मैंने पूरी टॉपिक बहुत ही ब्रीफ में बताई है। अगर आपने बिंदास भारत को सब्सक्राइब किया होगा, सो मिलते हैं नेक्स्ट लाइफ में। टिल देन बिंदास अंदाज में अपने विचार, अपने ओपिनियंस जरूर रखें और बिंदास तरीके से बिंदास भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।